वेलकम व्यूज़, कैसे हैं आप। हमने देखा इंटरनेशनल मार्केट्स आर रिएक्टिंग रियली बैड। एस&पी बहुत बुरे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। नस्डैक ने ओवर 800 पॉइंट्स लूज़ किए एक सेशन में, और ऑयल को जो क्रूड है जो उसे हमने देखा वो $37 तक चला गया। तो अभी जब रिसेंटली हमने फिर मार्केट में अपनी देखा, एशियन मार्केट्स को देखा, ऑल आर इन रेड जोन। और पाकिस्तानी जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को हमने ये देखा कि वो एक स्टेज पे 1900 पॉइंट्स लूज़ कर गई। अब बहुत से लोगों को ये भी कन्फ्यूजन है कि इतनी ज़्यादा बुरे हालात नेशनल मार्केट पे नज़र नहीं आ रहे, तो यहाँ पे इतने बुरे क्यों नज़र आ रहे हैं, जबकि हम FATF वाली डस्ट भी बैठी देख चुके हैं। हम इसके अलावा ये भी देख चुके हैं कि पॉलिटिकल हीट ने इतना मार्केट को असरअंदाज नहीं किया। और इसके अलावा हम ये भी देख चुके हैं कि नंबर्स बड़े अच्छे आ रहे हैं, क्वार्टरली रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, और करंट अकाउंट सरप्लस आना स्टार्ट हो गया। फिर क्या वजह यहाँ पे ऐसी सिचुएशन क्यों बनी है? इसकी एक तो सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हमारी मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, और इसी वजह से बहुत से लोग जो मार्केट में बैठे हुए हैं वो ये देखते हैं कि ये हर साल 1.5 साल बाद ये 10-15 हज़ार पॉइंट लूज़ कर जाती है, और उसके बाद फिर वापस रिकवरी होती है। तो लोग जब भी मार्केट थोड़ी सी स्लिप होने लगती है तो वो लोग पैसे निकाल लेते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाया जाए कि मार्केट जब डाउन होगी तब एंट्री लेंगे, लाइक म्यूचुअल फंड्स। तो लोगों में ये ज़रा फाइनेंशियल लिटरेसी आती जा रही है, ये चीज़ें समझ आ रही हैं कि पाकिस्तान की मार्केट इस तरह की नहीं है कि यहाँ पे आप पैसे डालें जिस तरह USA की मार्केट्स हैं या दूसरी दुनिया की, और आपकी नेक्स्ट जनरेशन के पास जब वो इनहेरिट हो तो वो मिलियन ऑफ डॉलर्स हो चुके हों। वहाँ पे होता है इस तरह, वहाँ पे इकॉनमी बड़ी स्टेबल है। हमारे हालात और तरह के हैं। यहाँ पे कुछ अच्छे हैं, वो इस तरह के हैं कि वो उनकी डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है, आप उनको लेके रख सकते हैं और वो रेगुलरली डिविडेंड देते रहेंगे, तो वहाँ से आपकी कॉस्ट पूरी हो जाए तो और बात है। दूसरे स्टॉक्स हैं वहाँ पे तो फिर ये बड़े मुश्किल हालात नज़र आ रहे हैं। खैर, ये थोड़ी मार्केट की डिस्कशन है जो हम करते रहते हैं अक्सर। आज जो मेन बात हमने करनी है वो FFBL पे करनी है, और इसके अलावा सल को भी थोड़ा सा देखेंगे। और ये दोनों कंपनीज़ को एक ही सेशन में डिस्कशन करने का मकसद ये है कि एक तो दोनों प्रॉफिट में, और FFBL टर्न अराउंड इन प्रॉफिटेबिलिटी, और बड़े सवेर लॉसेस से ये प्रॉफिटेबिलिटी में आया। और दोनों शेयर्स ने राइट इशू अनाउंस किए हैं, नेक्स्ट मंथ में करेंगे, डिफरेंट डेट्स हैं दोनों की। FFBL ने 38% पे अनाउंस किया, और किसी नेक्स्ट सेशन में FFBL का जो फाइनेंशियल रिज़ल्ट है उसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे जस्ट इसका एक ओवरव्यू लेते हैं कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्यों हुई, प्रॉफिटेबिलिटी की रीज़न्स क्या थी, और कितनी प्रॉफिटेबिलिटी हुई, और ये डैप से हुई, यूरिया से हुई, अदर रिसोर्सेज से हुई जिसे अदर इनकम कहते हैं। तो ये सारे इसका ओवरव्यू देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो क्वार्टर का प्रॉफिट आया ये 3.2 बिलियन रुपीज़ आया, जो कि बहुत ह्यूज और बहुत ज़बरदस्त है। और 2019 के सेम क्वार्टर में 1.3 बिलियन का लॉस था, अभी 3.2 बिलियन का प्रॉफिट आया। और इसी वजह से अभी जो थर्ड क्वार्टर की EPS है ये ₹3.45 है, और जो इसका कंपैरेटिव पीरियड बनता है थर्ड क्वार्टर 2019 का, उसमें लॉस पर शेयर था 1.41, अभी 3.45 प्रॉफिट है। और 9 मंथ्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो तकरीबन ₹0.3 बिलियन लॉस है। लास्ट टाइम 4.1 बिलियन का लॉस था। और मटेरियल इन्फॉर्मेशन इसकी आई थी जो मैंने अभी रिसेंटली जो आई है राइट शेयर्स के अलावा जो है वो ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव कर लिया कि निगोशिएशंस स्टार्ट होंगी जो इंटरेस्टेड पार्टी है उसके साथ पावर प्रोजेक्ट में ये डाइवेस्ट करना चाहते हैं। जिस तरह इन्वेस्ट की टर्म यूज़ होती है कि किसी चीज़ को ख़रीदना डाइवेस्ट होता है, उसमें इन्वेस्टमेंट अपनी निकाल लेना, वापस भेज देना उसे, सादा लफ्ज़ों में ये डाइवेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर FFBL को देखें, एक नॉर्मल बात, एक वैसे जिसे फ्रैंक बात कह सकते हैं, विदाउट कैलकुलेशन ऐसे नॉर्मल एक बात कर रहे हैं प्लेन वर्ड्स में, वो ये है, ये शेयर जितनी इसकी, सिर्फ अगर इसके फर्टिलाइज़र प्लांट्स का देखें, ये शेयर किसी लिहाज से भी 40-50 रुपये से नीचे का नहीं बनता था। लेकिन इनकी
जो एक्लिस हील कह लें, इनकी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इन्होंने जो 2 इन्वेस्टमेंट्स की हैं वो इनको ले बैठ, एक फूड वाली फौजी फूड, आल्दो अब उसके रिज़ल्ट इस क्वार्टर में बहुत बेहतर हैं, रेवेन्यू बढ़ा हुआ है, लॉस कम हुए हैं। और फौजी मीट वो तो मेरे ख्याल से प्लांट भी इनका बंद हो गया, और इसको जो बचाया हुआ है वो यही फर्टिलाइज़र के प्रॉफिट्स ने और फौजी पावर जो इनका है उसके प्रॉफिट्स ने इनको बचाया हुआ है। तो अगर ये दो इनको इनके बुरी इन्वेस्टमेंट्स ना होती तो ये शेयर, अगर पावर के भी प्रॉफिट्स बीच में होते तो ये 60-70 रुपये में भी होता। तो खैर अभी जो नए सीईओ आए हैं, जो फर्स्ट सिविलियन सीईओ हैं एफएफबीएल के, वो बड़ी ट्राई कर रहे हैं और हमें प्रॉफिट्स में चीज़ें नज़र भी आ रही हैं, और काफ़ी वो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस भी कम कर रहे हैं। तो फ्यूचर इसका बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है। और प्रॉफिटेबिलिटी जो इसके अलावा इंक्रीज़ हुई वो इस वजह से हुई कि 17% यूरिया में ऑफ टेक बढ़ा और ईयर ऑन ईयर बेस पे, और 22%, ये थर्ड क्वार्टर की बात करें इसमें, और 22% डैप में ऑफ टेक बढ़ गया। और इसके अलावा डैप के मार्जिन्स वर्ल्ड वाइड जो रेट्स होते हैं उसमें बेहतर हो गए हैं, तो प्राइसेस ज़रा बेहतर हो गई हैं, कॉस्ट भी रिड्यूस हो गई है, वो भी देखते हैं आगे डिटेल में। और जो फाइनेंस कॉस्ट थी वो सब कंपनीज़ में हमने देखी, जिनके भी अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं उसमें एक बड़ी वजह यही है, वो 37% रिड्यूस हो गई इस क्वार्टर में। और जो पीएमपी और पावर में इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, और जो मोरक्को में इनका प्रोजेक्ट है और इस पीएमपी का, और इसके अलावा जो कोल प्राइसेस हैं जो ये पावर में यूज़ करते हैं उनकी प्राइसेस इंटरनेशनली डाउन हो गई। और जो एंड पे जैसे हमने पहले बात की, आखिरी बात वही है कि फौजी फूड से इनका लॉस बहुत ज़्यादा कम हो गया। जो हमने बात की यूरिया का जो ऑफ टेक हुआ, जो सेल हुई, वो 130,000 टन्स था थर्ड क्वार्टर में, डैप का 308,000 टन्स था, बहुत अच्छा ऑफ टेक है। अदर इनकम है वो ईयर ऑन ईयर बेस पे 42% अप गई है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 340% अप हुई है, तो ये भी एक वजह है। इसके अलावा जो यूरिया प्राइसेस हैं वो थर्ड क्वार्टर में 7% ऊपर गई हैं, और डैप के जो मार्जिन्स हैं ये 17% इम्प्रूव हुए हैं ईयर ऑन ईयर बेस पे, और 20% इम्प्रूव हुए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे। और एक और बड़ी वजह ये है कि जो इनकी दूसरी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट है, जैसे इनकी पावर में है, और विंड पावर जिसकी हमने पहले बात की उसमें डिवेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो इस तरह की और इनकी कई इनकम के सोर्सेज हैं, कई कंपनीज़ हैं जिन्हें एसोसिएट्स कहा जाता है, तो उनमें उनसे इनको जो प्रॉफिट का शेयर आया है वो भी इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हर कंपनी का हिस्सा बनता है। ये लॉज होते हैं आईएफआरएस के, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के, इनको कंप्लाई करना पड़ता है। तो वहाँ से 64% ज़्यादा इनकम आई है इस क्वार्टर में। फॉर एग्जांपल अस्करी बैंक से इनको 139% अप गया प्रॉफिट में, तो वो इनकम भी इधर शो होती है। थर्ड क्वार्टर में अस्करी बैंक के प्रॉफिट ज़्यादा गए, तो वो भी इन्हीं का प्रोजेक्ट है फ़ौजी वालों का। और जैसे हमने बात की एफएफएल के जो फ़ौजी फूड है, इसके लॉसेस 15% कम हो गए हैं थर्ड क्वार्टर में। और एंड पे फिर वही बात है फ्यूचर की, ये फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। गवर्नमेंट ने दोबारा से 50 अरब रुपए एग्रीकल्चर को बेहतर करने के लिए ऐलान किया है, तो इससे फ़ायदा होगा। जो जीआईडीसी की बात थी जो इनको इम्पेक्ट कर रहे थे, तो जीआईडीसी में भी मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि अभी क्लैरिटी आएगी तो चीज़ों का पता चलेगा। तो अब चीज़ें क्लियर होनी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई, अभी मज़ीद क्लैरिटी की ज़रूरत है। वो ये है कि एक तो 24 इंस्टॉलमेंट से इनको कैश फ्लो की ज़रिए आसानी हो जाएगी, हो सकते हैं इंस्टॉलमेंट्स भी बढ़ जाएँ, लेकिन जो मेन बात है वो ये है कि वो गवर्नमेंट तकरीबन राज़ी हो चुकी है एफएफबीएल के साथ कि सेल्स टैक्स के अगेंस्ट, और जो ये सब्सिडी हर वक्त लेते हैं गवर्नमेंट से फर्टिलाइज़र जितने भी प्लेयर्स हैं उसके अगेंस्ट जीआईडीसी की पेमेंट ऑफसेट हो जाएगी। अब जस्ट ऐसे ही ओवरव्यू लेते हैं सल का, और क्योंकि फार्मास्यूटिकल में ये बड़ी अट्रैक्टिव कंपनी है, और इसके फर्स्ट क्वार्टर का जो आया रिज़ल्ट, लोग बड़े मायूस थे इससे, क्योंकि आल्दो इसकी अर्निंग्स बहुत अच्छी हुई थी ईयर एंड पे, लेकिन कुछ दिया नहीं था। लोग बोनस एक्सपेक्ट कर रहे थे, अच्छा डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे थे, डिविडेंड बहुत कम था, तो शायद इनके माइंड में यही था कि राइट शेयर्स देंगे तो तभी फिर खुश करेंगे अपने शेयर होल्डर्स को। तो इन्होंने 13% राइट शेयर देने का अनाउंस किया, और 170 रुपीज़ पे, क्योंकि इनकी जो फेस वैल्यू है, बुक वैल्यू वो 10 रुपीज़ है, लेकिन 160 का इन्होंने प्रीमियम रखा है, और इसको जस्टिफाई भी किया है। जो अगर आप इनके बोर्ड के मिनट्स पढ़ें
तो इसमें जस्टिफाई ये किया कि प्राइस क्योंकि 250 के करीब है हमारी, या अप डाउन होके 200 230-40 में आ गई होगी, तो 170 का जस्टिफाइड है देना, और हम अग्री भी करते हैं किसी हद तक। तो जैसे हमने पहले बात की थी कि सल वालों ने क्योंकि क्यों राइट इशू कर रहे हैं, दो वजह होती हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैं ब्रीफ कर देता हूँ दोबारा। राइट इशू करने की या डेट्स पे ऑफ करने होते हैं लोन्स, और ये क्योंकि सस्ता तरीका होता है, ये इस पे कोई मार्कअप नहीं देना होता, कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता। और दूसरी वजह होती है एक्सपेंशन, ये प्योरली एक्सपेंशन के लिए कर रहे हैं, जो इस शेयर के लिए, इस कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। और ये पोर्ट कासिम पे ये एक ज़मीन भी ख़रीद रहे हैं अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी को इन्हेंस करने के लिए, बहुत अच्छी चीज़ है। कितनी अमाउंट रेज़ करना चाह रहे हैं, 4.694 बिलियन करना चाह रहे हैं। और ये शेयर प्राइस जो इनकी करंट है, जो उन्होंने जिस दिन अनाउंस किया था उस दिन, क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो थोड़े से बेहतर हुए हैं। 2.58 की 2019 के फर्स्ट क्वार्टर में इनकी अर्निंग पर शेयर थी, अभी 2.79 हो गई है। और सेल्स अगर देखें तब 4062 की थी, 4068 की होगी, तकरीबन सेम ही है। और कॉस्ट ऑफ सेल्स को इन्होंने काफ़ी रिड्यूस किया, और 2095 की थी तब अब 2057 की हुई। हालांकि रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन कॉस्ट पे कंट्रोल किया। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट था ये 1966 का था, अभी 2011 का है। इसके बाद अदर इनकम भी बढ़ गई है, 151 थी, 183 हो गई है। तो इसके बाद जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका था वो 859 था, अभी 1029 हो गया। फाइनेंस कॉस्ट इनकी बढ़ गई है थोड़ी सी, एक लोन्स नहीं होंगे, और 135 की थी 252 की हो गई है। जो पैट बना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो था 547 का, अभी 592 का हो गया। तो इसके बाद हमें ये EPS मिली। तो मैंने कोशिश की, दोनों कंपनीज ने राइट इशू किए, तो दोनों पे द बेस्ट ऑफ योर सेटिस्फेक्शन आपको ब्रीफ किया जाए इसके बारे में। और ये आज का सेशन था। थैंक यू।